सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2019 के पर्यावरण के पेपर को सॉल्व करने वाले। दोस्तों, ये पेपर दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2019 में, और आपको पता है कि 2019 में 2 पेपर हुए थे, एक जुलाई में हुआ था, एक दिसंबर में हुआ था। तो ये दिसंबर वाला है और 2020 का पूरा पेपर हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। उसकी लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और इसके भी जितने भी सेक्शन है, चाहे वो हिंदी हो, सीडीपी हो, आपको सारे के सारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आप, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम एनवायरमेंटल स्टडीज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग ईवीएस। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो रचनात्मक आकलन में दोस्तों, एक बार आप आकलन करते हो, उसके बाद जो कमियां रह जाती है उसको फिर से आप इंप्रूव करते हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये बीच बीच में होता रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल यानी कि क्रम निर्धारण मापनी, और यहाँ पर देखिए वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये सब जो हैं ये सब आते हैं रचनात्मक आकलन में यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में। लेकिन जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ये आ जाता है आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यहाँ पर तो बच्चे ने पूरा का पूरा क्लास पढ़ लिया, क्लास पढ़ने के बाद अब उसकी उपलब्धि का परीक्षण करके आप क्या करोगे, वो तो पूरा का पूरा क्लास पढ़ चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है। और ये जो बीच बीच में होता है, इससे बच्चों के जो विषय कमजोर है, जहां पर कमजोरियां रह गई हैं, उनको वो सुधार लेते हैं। किसमें? रचनात्मक आकलन में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। किन आकलनों को दूर करना चाहिए? तो बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, इसके अलावा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, यहाँ पर दूर करना चाहिए। आप देखिएगा नेगेटिव है यहाँ पर सेंस। फिर देखिए कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, और लास्ट है आकलन संकेतकों का उपयोग यानी कि यूज इंडिकेटर्स फॉर असेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो देखिए ये तो अच्छी बात है। ऑप्शन 4 में हम देखें आकलन के संकेतकों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उनके असेसमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, और अच्छा यानी कि और बेहतर करा सकते हैं। फिर है अगर कोई चैप्टर दिया है और लास्ट में ये दिया है कि हमने क्या सीखा और बच्चों से चर्चा अगर टीचर करते हैं तो इससे भी क्या होगा, इससे और मदद मिलेगी उस पाठ को समझने में बच्चों को। फिर है इसके बाद ऑप्शन 1 जो है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, ये तो बहुत अच्छा गुणात्मक आकलन ही करना हमें सिखाया जाता है। क्वालिटेटिव असेसमेंट बच्चों का जो होता है ये मुख्य रूप से होता है स्कूलों में। तो ऑप्शन 2 जो है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये गलत है, इसे दूर करना चाहिए। क्योंकि अगर ये पर्यावरण है तो इसमें बच्चा कुछ ना कुछ अपने वातावरण के बारे में जानता ही है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें उसे गलत ही लगेंगी, कुछ चीजें उसमें वो जरूर सही बोलेगा। तो बच्चों के उत्तरों को हम सही और गलत में इसमें नहीं आंक सकते। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। कक्षा 5 की टीचर है, वो क्लास में एक एक्टिविटी करती है जिसमें वह क्लास के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। यानी कि फर्श है और फर्श पर कुछ चीनी के दाने डालने को कहती हैं, ठीक है टीचर, और चींटियों के आने का वेट करने को कहती है। यानी कि अभी इस पर चींटियां आएंगी, वो कहती हैं चींटियों के आने का वेट करो। अब इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को क्या मिल सकता है बच्चों को? बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करे। जब ये क्लास में एक्टिविटी हो रही है, क्लास में बच्चे सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो ये घर से तो बिल्कुल नहीं करना है। फिर बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, तो ये तो अच्छी बात है कि वो प्रेरित कर रही है कि बच्चे कर रहे हैं। फिर है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। यानी कि यहाँ पर देखिए बार बार प्रेरित करती है। जब बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन्हें खुद ही वह अच्छा लग रहा है कि हाँ फर्श पर चींटियां गिर गई हैं, तो उन्हें कैसे क्या करना है, कैसे आकलन करना है। तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करेंगी आप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो बच्चे क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव को भी साझा कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के घर में कहीं पर कुछ भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, अब देखिए चीनी की बात आपने क्लास में की, कहीं पर किसी के घर में मिठाई गिर गई है या किसी घर में गुड़ गिर गया, तो वहां पर भी चींटी बच्चे देखेंगे। तो बच्चे ये भी क्लास में डिस्कस करेंगे, वो अपने अनुभव भी बताएंगे सारे बच्चे कि ऐसे ऐसे हमारे घर पर भी ऐसा हुआ था और चींटियां आकर के घेर लेती हैं, जहां पर भी मीठी चीज होती है वहां पर चींटियां आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप उसका अवलोकन भी कर रही हैं क्रियाकलाप का, बच्चे जो कर रहे हैं,
और बच्चे उससे अनुभव भी अपने बता रहे हैं उससे जुड़े हुए, और आप उस पर चर्चा भी कर रही हैं और बच्चों को प्रेरित भी कर रही हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन 4 जो है ये सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे आ रहा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो कछुआ जल में रहता है, थल पर भी रहता है, मछली जल में रहती है, घड़ियाल जल में रहता है। तो इस तरीके से जो कौवा है ये कहाँ रहता है? हवा में उड़ता है, तो ये सबसे अलग हो गया इन सबसे, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं दोस्तों। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना। यहाँ पर शहर और राज्य दिए हुए हैं और अत्यधिक पसंद किए जाने वाला भोजन दिया है। तो जो हांगकांग है दोस्तों, ये पकाए हुए सांप यहाँ पर खाए जाते हैं, ये अत्यधिक पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर पहले का जो है वो 5वां हो जाएगा। फिर है जो केरल है, केरल में किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये केरल के लिए सही हो गया। फिर है कश्मीर, कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं खाना। और फिर गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है, देखिए ए का 5वां हो गया पकाया हुआ सांप। फिर बी का देखिए, बी का पहला हो गया किसी भी करी के साथ उबला हुआ, बी का पहला हो गया। फिर बी का देखिए पहला हो गया। फिर उसके बाद देखिए सी का देखिए दूसरा हो गया सरसों के तेल में बनी हुई मछली। फिर चौथा है गोवा, गोवा का हो गया नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, यानी कि तीसरा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? मैना, उल्लू, कौवा या बसंत। गौरी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है मैना। जो मैना होती है, ये जो पक्षी होती है बहुत तेजी से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। अगर आपने इसको देखा होगा रियल में, अभी तो आप देख सकते हैं इसको, नेट पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत ही तेजी से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। यानी कि यहाँ पर हाथियों के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये सही है, ये कथन सही है इनके लिए। यहाँ पर ये जो ए में कहा गया है सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो ये इनके बारे में सही नहीं है। फिर इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, सी और डी ये सही है। तो ए, सी और डी आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है ए, सी और डी, तो ऑप्शन 4 सही हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करिए। तो घर किस राज्य में किस तरीके के घर होते हैं, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो देखिए राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, तो बिल्कुल सही है। गाँव के लोग मिट्टी, आप देखिए राजस्थान में मिट्टी के घर आपको मिल जाएंगे और उनकी जो छतें होती है कटीली झाड़ियों की बनी होती है। फिर मनाली हिमाचल में घर बांसों के खंभों पर बनाते हैं। दोस्तों बांसों के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? आपने 2020 के पेपर में सॉल्व किया था, असम में बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ आती है, तो बांसों के खंभे बना करके ऊंचे ऊंचे फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया। फिर लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, तो लेह में बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पर पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ए और सी यहाँ पर सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए ए और सी ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है ये दोस्तों ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से यानी कि गुजरात से नगर कोइल यानी कि केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल। दोस्तों आसानी से आप इस तरीके से देखिए, 29 नवंबर आप डेट लिखिए, 29 नवंबर, फिर उसके बाद 30 नवंबर, नवंबर 30 का ही होता है, और फिर उसके बाद 1 दिसंबर। अब देखिए 29 तारीख को वह ट्रेन से आप देखिए 19:45 बजे ट्रेन निकली। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ये 12 है, ये 6 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 है। देखिए 7:45 पे ट्रेन चल रही है, तो 7:45 यही कहीं हो रहा होगा, यानी कि 8 बजने वाला है। तो 12 बजने में कितना मिनट कम है? 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा 15 मिनट ये पूरा हो गया। इस दिन में इतना ही बचा हुआ है ये दिन खत्म होने में, 29 तारीख खत्म होने में 4 घंटा 15 मिनट केवल बचा हुआ है। फिर उसके बाद 12 बज जाएगा। अब देखिए अब 30 तारीख का पूरा समय, तो एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं, तो ये 24 घंटे हमने पूरे ले लिए, 24 घंटे।
अब इसके बाद देखिए 1 तारीख को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची है ट्रेन, तो 11 घंटे ये भी हो गए, तो ये 11 घंटे 11:45। अब इसको आप जोड़ोगे तो ये आएगा 39 घंटे 60 मिनट। तो 39 घंटे 60 मिनट यानी कि ये टोटल हो गया 40 घंटा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये टोटल कितना हो गया आप देख सकते हो, ये आ गया 40 घंटा। अब हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए तो चाल दूरी कितनी है, 2120 किलोमीटर है, 2120 बटा 40, आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर देखिए आप 4 का टेबल पढ़ लीजिए, तो यहाँ पर सिंपली आप कुछ नहीं, इस तरीके से भी आप सिंपली बहुत ही आसान भाषा में आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 4 पंजे 20, यहाँ पर देखिए 1 और 2, और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको 4 तियाएं 12, तो यहाँ पर कितना आ गया, चाल इसकी निकल आई 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है 53 किलोमीटर पर घंटा, ये सही हो जाएगा। तो सिंपली इस तरीके से करना था इसको। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो आप सभी को पता है, इसमें नाम बताने की जरूरत नहीं है। कर्णम मल्लेश्वरी ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम्स ये अंतरिक्ष से संबंधित है। बछेंद्री पाल पर्वतारोही है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह है? गाजर, चुकंदर, मूली, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक। तो ये अदरक वाले तो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि अदरक क्या है, तना है, और शकरकंदी, मूली, हल्दी, शकरकंदी भी तना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों ही जड़ के समूह है, तो ऑप्शन 1 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। नेपेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है। नेपेंथीस क्या करता है, शिकार करता है कीड़ों मकोड़ों का। विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, तो ये सही है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, तो ये भी सही है। इसी में ये कीड़ों मकोड़ों को बंद कर लेता है। फिर है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। दोस्तों ये गलत है, बिल्कुल केवल एकदम छोटे छोटे यहाँ पर लिखा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, तो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा केवल ए और बी, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये दांडी यात्रा गुजरात में की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाए, और ये नमक के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है। उच्च ज्वर, तेज बुखार, यानी कि यहाँ पर तेज हाई फीवर की बात हो रही है। हाई फीवर के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। तो ये आप सभी को इसका आंसर कंफर्म पता ही है कि जो मलेरिया है इसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। उससे बहुत सारी मेडिसिन और बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर याद रखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को पर्यावरण शिक्षण देते हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ाते हैं पर्यावरण अध्ययन, तो हमें इसका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, इसमें से एक ही होगा जिसका उद्देश्य गलत होगा। देखिए पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, तो ये तो सही है, बच्चे की सृजनात्मकता बढ़नी ही चाहिए। फिर है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संख्यात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, तो ये बिल्कुल हम एक्टिविटी तो बच्चों को कराएंगे ही। फिर प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, तो ये भी सही है। तो जो ऑप्शन 1 दिया है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, तो अभी छोटे बच्चे इनके अंदर हम संख्यात्मक कौशल नहीं विकसित कर पाएंगे तुरंत कि हम उन्हें हर चीज को रटवा दें, याद करवा दें। ठीक है, हम उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, उनकी सृजनात्मक क्षमता को और बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर बुनियादी ज्ञान और हम डाल सकते हैं, उनको एक्टिविटी करा सकते हैं, और प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को भी उन्हें हम जोड़ करके बता सकते हैं। किस तरीके से संस्कृति का पर्यावरण से संबंध है, सामाजिक पर्यावरण क्या है, ये सब संबंधों को हम बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये गलत है, तो यही क्या करना है हमें, ये इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन का, कि बच्चों को केवल हम संख्यात्मक ज्ञान दें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर
नंबर 77 पर किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। अब डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें इसका डायग्राम बनाते हुए आगे चलना है। देखिए ध्यान से यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर। यहाँ पर हम आसानी के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं जो एक्स है इसका नाम हम समझ लीजिए सूरत है, सूरत, और ये है वाई मेरठ। ठीक है, अपने सिंप्लिसिटी के लिए आप समझो एक्स और वाई में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो सूरत से हमें मेरठ जाना है। ठीक है, हमारा डॉक्टर का घर एक्स पर है और उसको उसके अस्पताल वाई पर जाना है, तो एक्स यानी कि सूरत से वो जाएगा मेरठ। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। हम इस तरीके से बनाएंगे एक डायग्राम। ठीक है, आपको पता है नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। यहाँ पर ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, यानी कि ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और नीचे दक्षिण। अब ध्यान से आप देखिए, अब सीधी सड़क तो कोई है नहीं अस्पताल जाने के लिए, सूरत से मेरठ जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, बस आप ये समझिए। अब देखिए तो डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए ये डॉक्टर का घर है बिल्कुल बीचों बीच और ये है सूरत। ठीक है, ये है एक्स। अब एक्स को हमने सूरत नाम दिया। अब देखिए यहाँ से डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूरब में 600 मीटर की दूरी पर है। अब 600 मीटर पूरब इधर चलेगा डॉक्टर, तो ये 600 मीटर उसने चल दिया और ये कहाँ पहुंच गया, ये ए पर पहुंच गया, ये ए पर पहुंच गया। देखिए ए पर जाता है जो एक्स के ठीक 600 मीटर की दूरी पर है। अब 600 मीटर दूरी चल के वो एक्स से कहाँ पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। अब देखिए इसके बाद फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। अब ए से ठीक दक्षिण में जाएंगे वो 450 मीटर की दूरी, कितनी जाएंगे वो 450 मीटर की दूरी दक्षिण। यहाँ पर देखिए दक्षिण कहाँ है, ये है ना, तो ये 450 मीटर की दूरी पर वो बी पर पहुंच गए। अब देखिए इसके बाद 450 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब यहाँ पर ये जो दूरी है यहाँ पर बी पर वो पहुंच गए। अब देखिए बी पर पहुंचने के बाद अब वो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर। अब बी से यहाँ से पश्चिम कहाँ होगा, इधर होगा ना, तो बी से वो पश्चिम पर जाते हैं। कितना जाते हैं, वो जाते हैं बी के ठीक, यहाँ पर देखिए वो सी पर जाते हैं, फिर वह बी से ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर वो जाते हैं। अब वह फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से B से हमें C पर जाना है और C कितनी दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर है। याद रखिएगा 120 मीटर की दूरी पर है C पॉइंट। और अंत में वह Y पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर इनका अस्पताल है जिसे हमने मेरठ नाम दिया था। ठीक है, ठीक 90 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये Y पर पहुंच गए। अब देखिए पूछ रहा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो ये डॉक्टर का क्लिनिक हो गया वाई, और यहाँ से जब हम देखेंगे उसके घर से उसका अस्पताल, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। और जब ऐसा आएगा तो यहाँ पर कौन सी दिशा, ये दक्षिण हो गई, ये दक्षिण हो गई और ये पूरब हो गया ईस्ट। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व, यही राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। दोस्तों मेघालय, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। राइट आंसर है मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा है, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जो तमिलनाडु है इसके निकटवर्ती राज्यों में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है यही सही है। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दोस्तों ईवीएस क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है क्लास 3rd to 5th में। तो ये क्या क्या संकलित करता है, तो पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पर आप देखिए पर्यावरणीय शिक्षा संकलित करता है पर्यावरण की शिक्षा को, सामाजिक अध्ययन को और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तीनों को संकलित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। फिर है दूसरा, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दोस्तों कक्षा 1 में और 2 में तो होता ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। फिर कक्षा 1-2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है।
तो दोस्तों ये सही है। इसके बाद है कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया था। तो आपको पता है 3, 4 और 5 की कक्षाओं में होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, इसकी वजह से ये भी गलत हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कक्षा 1 और 2 की अगर हम बात करें, ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें, तो कक्षा 1 और 2 में चूंकि भाषा और गणित पर ही फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसी वजह से भाषा और गणित जो है यहाँ पर देखिए दे दिया इसकी जगह पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। चूंकि कक्षा 1 और 2 में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाया ही नहीं जाता है, इसीलिए ऑप्शन 1 जो है ये गलत हो गया है। और यहाँ पर क्लास 1 to 5 तक पर्यावरण होता ही नहीं है, 1 और 2 में तो होता ही, तो ये भी गलत हो गया। अब जो ऑप्शन 3 है, 1 से 2 की कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, यही बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो 1 और 2 की कक्षा जो होती है उसमें पर्यावरण की शिक्षा हम कैसे देते हैं, भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा देते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सबके सब रॉन्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट, यानी कि जो पर्यावरण की शिक्षा है इसमें बच्चों को पर्याप्त रूप से खोजने का, खुद से सोचने का, विचारने का, समझने का मौका देते हैं टीचर। ये क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सिखाता है, ये तो बहुत ही गलत है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सिखाता है, ये भी गलत है। टोटल हम सूचनाएं ही नहीं इसमें लर्न करते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो है ये बाल केंद्रित, हमने आसपास के वातावरण के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं इसमें हम। तो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझाव प्रकरणों का उप प्रकरण है? हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन या फिर जानवर। दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि जो आप लोग का ईवीएस है, ईवीएस का सिलेबस है, इसमें जो सब थीम है वो इसमें से क्या होगी? तो परिवार और मित्र तो थीम ही है, भोजन भी पूरा अपने आप में थीम ही है, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये भी थीम ही है। लेकिन जो जानवर है ये आपको पता है जंगलों की बात हो रही है, फिर उसमें जानवरों की बात आ रही है, तो ये सब थीम के अंदर आएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए, टीचर के लिए यहाँ पर कौन सी गतिविधि जो है वो डिजायरेबल है, यानी कि उनको करना चाहिए? तो देखिए केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि केवल किताबी ज्ञान ही आपके पास होना चाहिए। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि बच्चों के अंदर विभिन्न कल्चर के बारे में, चूंकि जो पर्यावरण है इसमें कल्चर भी आता है, विभिन्न प्रदेशों के जो नृत्य हैं, जो कलाएं हैं, जो लोकगीत हैं, ये सब आते हैं। तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना ये सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 में दिया पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर सूचनाओं की बात हो रही है, हम केवल सूचना नहीं देते हैं पर्यावरण अध्ययन में। फिर है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, तो ये भी इतना सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल राइट आंसर है। इससे बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के प्रति और लगाव होगा, इस विषय को बच्चे और पढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सही हैं। ये तीनों ही पर्यावरण अध्ययन में मुख्य रूप से भूमिका निभाएंगे, चाहे बच्चे हों, चाहे उनके परिवार के सदस्य हों, बच्चों के समुदाय के लोग हों, चाहे पर्यावरण की किताब हो, इससे भी ज्ञान ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ए, बी और सी ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर व्याख्या और परिभाषा बच्चों को रटा करके कुछ हासिल नहीं होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ए, बी, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही दोस्तों। तो इन सब चीजों का जो समावेश है बच्चे इससे करते हैं, जब चाहे जानवरों का चित्र बनाते हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटिव चीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ए, बी, सी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृतांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो यहाँ पर छोटे बच्चों की बात हो रही है, तो हम उन्हें वृतांत सुना करके, कहानियां सुना करके उन्हें हम जो सीखने के प्रभावशाली तरीके हैं इस तरीके से उनको हम अच्छे से सब्जेक्ट को सिखा सकते हैं। ये सब प्रभावशाली तरीके हैं। चाहे किसी यात्रा का वृतांत आप बता रहे हो, जंगलों के बारे में या फिर जानवरों के बारे में कहानियां सुना रहे हो, तो ये बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर हम व्याख्या करेंगे
छोटे बच्चों के सामने, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर यहाँ पर भी देखिए व्याख्या, व्याख्या आपको जहां भी दिखेगा व्याख्या तो हमें करना ही नहीं है छोटे बच्चों के सामने, तो ए भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। तो ये तो गलत है कि बच्चों को सिर्फ अनुशासित करने के लिए हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। फिर समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल सही है। समूह में सीखने से बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, मैं कर सकता तो तुम भी कर सकते हो। फिर समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को भी बढ़ाता है, सभी बच्चे एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो समूह में सीखने से बच्चों के जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी और सी है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा? तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली माध्यम परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य भी हैं और समाचार पत्रों से भी पर्यावरण अध्ययन के विषय में हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ए बी सी ये तीनों सही हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ज्ञात से अज्ञात। तो दोस्तों यही राइट आंसर है ही, ज्ञात से अज्ञात का ही प्रयोग हम करते हैं पर्यावरण। बच्चे पहले अपने परिवार के विषय में, फिर वातावरण के विषय में जानते हैं, फिर उसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं इसके विषय में जानते हैं। तो एक ज्ञात से अज्ञात की ओर ही यह अनुसरण करता है जो पर्यावरण अध्ययन है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए और सारे के सारे विषयों के सोल्यूशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल से ऐसे ही बने रहिए और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद।